तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इसे नई वीडियो में। आज का जो हमारा सेशन है वो है राजस्थान का इतिहास। सुबह हमारे राजस्थान की कला संस्कृति चली रही है, साथ ही साथ मैंने सोचा राजस्थान का इतिहास भी आपको कवर करवा दूं जल्द से जल्द। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेवाड़। दोस्तों, सिर्फ कहानी को समझना कि कहानी कहना क्या चाहती है आपको, क्योंकि किसी चीज़ को रखने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को याद करें। ठीक है, समझिए उस चीज़ को। मैं कहानी आपको समझाऊंगा तो कहानी के अंदर मैं कुछ नाम भी लूँगा। ठीक है, इस नोट्स के अंदर अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट है वो उपलब्ध नहीं है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। धीरे धीरे आपका एक बहुत बड़ा एक नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मुझे मालूम है कि आपका उस नोट से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के दोस्तों प्राचीन नाम थे, अलग अलग नाम थे। मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद और मगरा क्षेत्र भी इसको कहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से मेवाड़ का प्राचीन नाम कौन सा नहीं है, ये कौन सा है। तो ये चार नाम जो मैंने आपको बोले हैं, मेदपात, प्रागवाट, सीवी जनपद और मगरा क्षेत्र, ये क्या है, मेवाड़ के प्राचीन नाम थे। दोस्तों, उस समय क्या था कि जो मेवाड़ के ऊपर राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये वो क्षेत्र था जिसमें क्या है मेवाड़ वंश के जो शासक थे वो शासन करते थे। ठीक है, चलिए गुहिल से शुरू करते हैं। मेवाड़ वंश का जो संस्थापक है वो गुहिल को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुहिल को। 566 ईस्वी में इन्होंने क्या है गुहिल वंश की नींव रखी थी। इसी कारण से गुहिल जो ये मेवाड़ का जो है ना वंश है उसको गुहिल वंश कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो नींव थी वो किसने रखी थी? गुहिल वंश के लोगों ने रखी थी, गुहिल वंश की पर्सन ने रखी थी। दोस्तों, कुछ इतिहासकार है उनके बारे में हम पढ़ लेते कि कौन सा इतिहासकार क्या कहता है। ठीक है, कौन सा इतिहासकार कहता है कि कौन ये गुहिल कौन थे। तो अबुल फजल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पूर्ण रूप से शुरू करेंगे। तो गुहिल ईरान के शासक नौशेरवा आदिल के वंशज थे। अबुल फजल बोलता है कि जो गुहिल है, जो हमारे ये संस्थापक थे, ये ईरान का शासक था नौशेरवा आदिल, उसके वंशज है। ठीक है, डॉक्टर बी आर भंडारकर तथा गोपीनाथ शर्मा, बी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा जी बोलते कि ये ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। मेहनत नैन्सी बोलते दोस्तों ये आदि रूप से तो ब्राह्मण थे, जबकि क्रम से क्या थे? क्षत्रिय थे। मेहनत नैन्सी क्या बोलते हैं? आदि रूप से ब्राह्मण और क्रम से क्षत्रिय। मेहनत नैन्सी कौन से? जसवंत सिंह जी के दरबार में थे जो। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनको क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। और कर्नल जेम्सटोन इन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं, खुद विदेशी थे इस कारण से। तो कर्नल जेम्सटोन इनको विदेशियों की संतान मानते हैं। ये आप लोगों को सिर्फ याद कराने की दृष्टि से। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, ये चीज़ें इस पॉइंट में इसमें नहीं है, वो हो सकता है तो आगे मिल सकती है, तो साथ ही साथ आप लिख भी लेना इसको। गोहिल वंश की जो स्थापना थी गोहिल ने 566 ईस्वी में की थी। गोहिल वंश की 24 शाखाएं थी दोस्तों। कितनी शाखाएं थी दोस्तों? 24 शाखाएं थी। और इनमें से मेवाड़ के गोहिल सबसे प्रमुख थे और गोहिल वंश पे 2 शाखाओं ने शासन किया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मेवाड़ में दो वंश ने शासन किया था, रावल और राणा। रावल और राणा। रतन सिंह जी, जो आपने फिल्म देखी होगी पद्मनी जी के ऊपर थी जो, पद्मावत नाम से, तो रतन सिंह जी वो रावल शाखा से थे, और उसके बाद में हमीरदेव सिसोदिया वो राणा शाखा से थे। तो गोहिल में ये जो मेवाड़ पे दो शाखाओं ने शासन किया था, रावल और राणा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। गोहिल वंश सूर्यवंशी थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हीराचंद जी ओझा है वो इन्हें सूर्यवंशी मानते थे। दोस्तों, गोहिल वंश की जो कुल देवी है वो है बाण माता। कौन है? बाण माता। इनका मंदिर उदयपुर में है। कुल देवी कौन? बाण माता। गोहिल वंश के जो कुल देवता वो है एकलिंग नाथ जी। कौन है? एकलिंग नाथ जी, जिनका कैलाशपुरी में मंदिर है। अब दोस्तों देखिए, मेवाड़ वंश के जो लोग हैं, मेवाड़ वंशी जो शासक थे, वो एकलिंग नाथ जी को अपना राजा मानते थे। बोलते कि एकलिंग नाथ जी क्या है? हमारे राजा, और हम उनके क्या है? दीवान हैं। हम क्या उनके दीवान हैं।
जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मेवाड़ वंश पर कितने लोगों ने शासन किया था, सॉरी कितनी शाखाओं ने शासन किया था, 2 शाखाओं ने, रावल और राणा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रावल से। रावल शाखा का जो प्रथम पर्सन है शासक है उसके बारे में पढ़ते हैं, बप्पा रावल जी। ठीक है, तो बप्पा रावल जी देखिए दोस्तों, बप्पा रावल जी से पढ़ने से पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहूँगा, जो ये लाइन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि जो दृढ़ रखे धर्म को, जो दृढ़ रखे धर्म को ते ही रखे करतार, जो दृढ़ रखे धर्म को ते ही रखे करतार, ये किस शासन, ये राज शासन का कथन है। तो किसका है? मेवाड़ के राज शासन का, बप्पा रावल जी। दोस्तों बप्पा रावल जी का जो मूल नाम था वो कालभोज था। आपको दोनों मिल सकते हैं, याद रखना। मूल नाम क्या था? कालभोज था। इन्हें चकवे भी कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? चकवे। राजगुरु भी कहते थे, तो हिंदू सूरज भी कहते थे। मगर आपको जो ज़्यादातर ऑप्शन में कालभोज ही मिलेंगे। ठीक है, तो कालभोज, चकवे, याद रखना, चकवे भी। तो ये जो ऑप्शन में ज़्यादातर मिलेंगे आपको, तो कालभोज और चकवे बप्पा रावल जी का नाम था, मूल नाम। बोलते बप्पा इनकी उपाधि थी। ठीक है, और ये हरित ऋषि की गाय चराया करते थे। किसके? हरित ऋषि की गाय चराया करते थे, उनके शिष्य थे दोस्तों ये। दोस्तों क्या है कि बप्पा रावल जी इडर के शासक नागदित्य के पुत्र थे। ये गुजरात के अंदर एक शासक था नागदित्य, उनके पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, और हरित ऋषि थे जो, वो लकुलित संप्रदाय से बिलोंग करते थे। पाशुपत संप्रदाय यानी शैव धर्म का प्रचार किया करते थे। बप्पा रावल जी ने इस संप्रदाय को अपनाया था। ठीक है, बप्पा रावल जी भी क्या है? लकुलित संप्रदाय को मानने वाले थे। हरित ऋषि ने बप्पा रावल के सैनिक देवी एकलिंगनाथ जी की पूजा भी की थी। ठीक है, बप्पा रावल ने अपनी जो राजधानी थी वो नागदा को बनाया था। किसको बनाया था? नागदा, उदयपुर में। ठीक है, 734 ईस्वी में मान मौर्य शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार इन्होंने कर लिया था। कर्नल रिटेम्स्टोड के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उस समय क्या है कि जो मान मौर्य का एक लेख था, अभिलेख, मान मौर्य अभिलेख, तो उसको क्या है कहना था कि वो विदेश लेके जा रहा था, मगर क्या है समुद्र में तूफान वगैरह आने के कारण उस मान मौर्य अभिलेख को समुद्र में फिकवा दिया गया था। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कालभोज। अच्छे से समझते रहिए, इसको सिर्फ समझना है। और टॉपिक क्या है? अच्छा है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हमें भागने से कोई मतलब नहीं है कि भाग रहे चाहे कुछ याद ही ना हो रहा हो। हमें क्या है, हर चीज़ को समझ के चलना है, क्योंकि आपने अपना समय यहाँ पे ना इन्वेस्ट किया है, समझ लीजिए, और वो समय जो आपका समय कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वास्तविक संस्थापक कालभोज, हरित ऋषि के गाय चराते थे। 734 ईस्वी में मान मौर्य शासक को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और राजधानी इन्होंने नागदा, उदयपुर को बनाया था। नागदा में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। मेवाड़ वंश के शासक सेवे को एकलिंगनाथ जी का दीवान मानते थे। बोलते बप्पा रावल जी मुस्लिम सेना को हराते गजनी तक चले गए थे। कहा जाता है दोस्तों कि जो बप्पा रावल जी थे मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे। गजनी कौन सा है? वो सोमनाथ मंदिर जिनका ये फेमस हुआ था, गजनी ने आक्रमण किया था गुजरात में, ये वो वाला गजनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, गजनी तक चले गए, गजनी क्षेत्र का नाम है। तो वहां तक चले गए थे। वहां के राजा सलीम को इन्होंने हराया था। ठीक है, और अपने भांजों को वहां पे राजा बनाया था। अपना खुद का जो भांजा था उनको क्या है वहां पे राजा बनाया था। ये रावलपिंडी जो पाकिस्तान में शहर का नाम है वो बप्पा रावल जी के नाम पर पड़ा हुआ है। रावलपिंडी बोलते हैं ना कि रावलपिंडी एक्सप्रेस है, रावलपिंडी, तो ये रावल देखिए, रावल, तो बप्पा रावल जी के नाम पे ही पड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि गजनी तक चले गए थे, वहां पे उन्होंने सलीम को राजा बनाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सीवी जो वेद है, सीवी वेद ने बप्पा रावल की जो तुलना है वो चार्ल्स मार्टल से की है। किससे की है? चार्ल्स मार्टल से की है। ठीक है, ये चार्ल्स मार्टल दोस्तों रियल में कौन था? तो फ्रांस का एक कमांडर था। और बोलता है, सीवी वेद बोलता है कि जो फ्रांस का कमांडर चार्ल्स मार्टल था उसकी तुलना बप्पा रावल से की है कि ये भी क्या है? चार्ल्स मार्टल है। ठीक है, बोलते हैं कि बप्पा रावल जी की जो मूर्ति है वो खुरासान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? खुरासान में। लेकिन वास्तविक जो मूर्ति थी वो नागदा में हुई थी, जहाँ उनकी राजधानी थी, जहाँ उनकी समाधि भी, बप्पा रावल की समाधि कहाँ है? नागदा में है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको जितनी भी जानकारी बताई बप्पा रावल जी के बारे में, ये श्यामल दास गार्डन जी का ग्रंथ है दोस्तों, वीर विनोद। ठीक है, उसके अंदर ये जानकारी आपको मिल जाएगी।
इनके अन्य नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कालभोज, चकवे, राजगुरु, हिंदुआ सूरज, ठीक है। ये सब क्या है, इनके मूल नाम थे। चकवे का मतलब होता है दोस्तों चारों दिशाओं को जीतने वाला, ठीक है। आई होप आपको बप्पा रावल में कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहा होगा। इन्होंने दोस्तों मेवाड़ में सोने के सिक्के भी प्रारंभ किए थे। दोस्तों मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के प्रारंभ करने वाले कौन थे, तो बप्पा रावल जी, ठीक है। 115 ग्रेन का एक सिक्का था दोस्तों। अलर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अलर्ट यानी आलू रावल इनका मूल नाम था, ठीक है। आलू नाम ये देखिए कि ना, आलू रावल जी के बारे में। अलर्ट ने अपनी जो राजधानी थी वो आहड़ को बनाया था, जबकि बप्पा रावल जी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, नागदा को बनाया था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अलर्ट का मूल नाम क्या है, आलू रावल, ठीक है। अन्य नाम मतलब आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था, अलर्ट ने करवाया था, ठीक है। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण, अब वरा मंदिर में किसकी मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, याद रखना, ठीक है। ये विष्णु मंदिर है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की स्थापना करने वाले, लगा लीजिए स्टार दोस्तों, कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत किन्होंने की थी, तो अलर्ट ने या आलू रावल ने की थी। अलर्ट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह भी किया था, शादी भी की थी। अब देखो ये देखिए एक चीज समझिएगा, हूण राजकुमारी यानी ये हूण शासक है ना, ये बाहर था, भारत नहीं था, भारत के बाहर था, मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था ये, ठीक है। मेवाड़ में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह ये था, देखिए कि अलर्ट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस इतना ही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है अलर्ट में वो है कि सब मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की जो शुरुआत है वो किसने की थी, स्थापना किसने की, तो अलर्ट ने की थी। और वाराबंदी का निर्माण किन्होंने कराया, अलर्ट ने कराया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जयद्रथ सिंह, दोस्तों जयद्रथ सिंह जी के समय में क्या है, इनका अब आपको समय देखने को मिलेगा जयद्रथ सिंह जी से। पुराने समय में ये अलर्ट है, बप्पा रावल जी, इनका कुछ समय नहीं मिलता आपको, बाकी जयद्रथ सिंह जी से आपको समय भी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ शासकों के आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे सांगा जी है, कुंभा जी है, ठीक है। और भी एक दो शासक आएंगे आपको, जिसके क्या है सन आपको याद रखने जरूरी है। जयद्रथ सिंह 1213 से 1250, ठीक है। दोस्तों क्या है कि जयद्रथ सिंह के समय में इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के जो पापा थे उनका आक्रमण हुआ था यहाँ पे मेवाड़ में, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के पापा और जयद्रथ सिंह के बीच में क्या है, एक युद्ध होता है जिसको भूताला का युद्ध कहते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि इस युद्ध के अंदर क्या है, इल्तुतमिश क्या करता है, नागदा को नष्ट कर देता है, क्या है वहाँ पे क्या लूटपाट करना शुरू कर देता है। नागदा में क्या लूटपाट वगैरह करता है, हार तो जाता है इल्तुतमिश, ऐसी कोई बात नहीं कि हारता नहीं है, मगर हारने के बावजूद भी क्या है वो लूटपाट वगैरह करके वो चला जाता है, ठीक है। और नागदा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी कारण से जयद्रथ सिंह अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाता है, ठीक है। कि जयद्रथ सिंह अपनी नई राजधानी किसको बनाता है, चित्तौड़ को बनाता है। दोस्तों कई इतिहासकार बोलते हैं कि जो भूताला का युद्ध है ये 1227 में हुआ था, जबकि कुछ शासक बोलते हैं कि 1222 से 29 के बीच में हुआ था, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जो मध्यकालीन मेवाड़ का जो श्रवण काल है, ठीक है, मध्यकालीन मेवाड़ का जो श्रवण काल है वो जयद्रथ सिंह के समय को माना जाता है, ठीक है। जय सिंह सूर्य की जो पुस्तक है हमीर मद मर्दन, ये भूताला के युद्ध की जानकारी देती है। हमीर मर्दन से जय सिंह की जो सूर्य की पुस्तक है, यहाँ से जानकारी मिलती है कि भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, रजिया के पापा के बीच में 1227 के समय में। नागौर में बोलते हैं कि भूताला का युद्ध कहाँ हुआ था, नागौर में हुआ था, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कोई बोलता 1227 है, कोई बोलता 1231 है, ठीक है। मतलब कुल मिला के फिक्स नहीं, बस ये याद रखिएगा कि भूताला का युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है। आगे चलिए। जयद्रथ सिंह का जो शासनकाल है वो मेवाड़, ये मध्यकालीन मेवाड़ का क्या है, श्रवण काल है। फिर चलते हैं दोस्तों, रतन सिंह जी के आने से पहले भी एक शासक आए थे तेज सिंह नाम से, ठीक है। तेज सिंह के बारे में आप पढ़ेंगे, वो तेज सिंह के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते हो तो वहाँ पे उनके बारे में आपको चर्चा देखने को मिलती है, तो मैं उनको बता देता हूँ, फिर रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तेज सिंह, इनका जो शासनकाल था वो था 1250 से 73, ठीक है। देखिए ऑप्शन, ये जयद्रथ सिंह का जो समय है 1213 से 50 है, जबकि रतन सिंह जी के 1302 शुरू है, मतलब इनके बीच में क्या है एक शासक हुआ करते थे। वो शासक कौन थे, तेज सिंह जी थे। तो इसके अंदर तो मैंने वो क्या है ऐड करा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है, मगर मैं आपको साथ में हर चीज़ लेके चलूँगा। तो तेज सिंह जी उपाध्याय है, ये आप लिख लेना। परम भट्टारक,
परमेश्वर और महाराजा, ये तेज सिंह जी की उपाधियां थी कि परम भट्टारक कहते थे उनको, परमेश्वर कहते थे और महाराजा कहते थे। तेज सिंह की एक पत्नी थी दोस्तों, जैतल देव, जिन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में किन्होंने कराया था? तो वो तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी ने कराया था। ठीक है। तेज सिंह के काल में, तेज सिंह जी के काल में 1260 का जब समय चल रहा था दोस्तों तेज सिंह जी का, उस समय मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र, जैसा कि मैं राजस्थान की कला संस्कृति में आपको बता चुका हूँ, मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित हुआ था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब चित्रित हुआ था? 1260 में। किसके काल में? तेज सिंह जी के काल में। ठीक है। और तेज सिंह जी का जो काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकला का। ठीक है। और इस श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के जो चित्रकार थे, ठीक है, वो थे कमल चंद्र। ठीक है। वर्तमान में जो ये चित्र है वो उदयपुर के सरस्वती संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक चीज़ और समझिएगा कि राजस्थान के जो सबसे प्राचीन चित्र है, राजस्थान के प्राचीन चित्र है कि वो तो क्या है, मेवाड़ के सबसे प्राचीन चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जबकि राजस्थान के सबसे जो प्राचीन चित्रित जो ग्रंथ है वो है 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ये जो 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी जैसलमेर के भंडार में मिलेंगे आपको, जैसलमेर में मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे चले दोस्तों। रतन सिंह जी के ये तेज सिंह जी के बाद में एक शासक और थे समर सिंह जी के नाम से। ठीक है। समर सिंह जी 1273 से 1302, आगे ना रतन सिंह जी का काल आगे देखिए, तो 1273 से 1302 का शासनकाल समर सिंह जी का शासनकाल आगे था। समर सिंह जी ने रणथंभौर के शासक हमीरदेव, ठीक है, से खिरात वसूल किया था। रणथंभौर का एक शासक था, आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे जब आप रणथंभौर पढ़ेंगे। ठीक है। तो समर सिंह जी ने समर सिंह से रणथंभौर के शासक हमीरदेव ने क्या किया था? खिरात वसूल किया था। याद रखना, हमीरदेव ने क्या है, इनके समय में खिरात इनसे वसूल किया था। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, सिर्फ बस आपको लोगों को बीच में छोड़ना नहीं था मुझे, इस कारण से आपको बताना मुझे जरूरी था। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप नहीं हुआ आज तक। रतन सिंह जी, इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे, पद्मावत मूवी आपने सबने देखी है। ठीक है। फिर भी मेरा बताना आपको फर्ज बनता है। रतन सिंह जी के भाई का नाम दोस्तों कुंभकर्ण था। क्या था? कुंभकर्ण था। ये रावण वाले कुंभकर्ण नहीं है, ये रतन सिंह जी के भाई कुंभकर्ण थे, जो नेपाल चले जाते दोस्तों। और नेपाल में गोहिल वंश की नींव रखने वाले कौन थे? तो कुंभकर्ण थे, जो रतन सिंह जी के भाई थे। याद रखना दोस्तों कि नेपाल में गोहिल वंश की नींव किसने रखी थी? कुंभकर्ण जी ने। पद्मनी इनकी पत्नी थी, जैसा कि आप जानते हैं। इनके पिता थे पद्मनी जी के गंधर्व सेन नाम से। क्या नाम था इनके पिता का? गंधर्व सेन नाम था इनका। सियाल द्वीप के शासक थे। सियाल द्वीप श्रीलंका को बोलते हैं दोस्तों, पुराने समय में श्रीलंका को सियाल द्वीप के नाम से जानते थे। तो पद्मनी के पिता का नाम गंधर्व सेन था और सियाल द्वीप के शासक थे। ठीक है, याद रखना। इनकी माता का नाम चंपावती था। इनकी माता पद्मनी जी की माता का नाम। पद्मनी जी के जो चाचा वे भाई थे उनका नाम था गोरा और बादल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। गोरा और बादल कौन थे? ये इनके चाचा और भाई थे। और आप जब अलाउद्दीन का युद्ध पढ़ेंगे उस समय इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, याद रखना। ठीक है। केसरिया वगैरह। जानकारी का स्रोत जानिए कि ये रतन सिंह जी के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये पद्मनी जी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पद्मावत पहले आती है, पद्मावत के बारे में। पद्मावत के बारे में पढ़ लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। किन्होंने लिखी है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी। मगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो पद्मावत है ये 1540 में लिखी गई है, जबकि रतन सिंह जी का जो काल है वो 1302 से 1300 ज़्यादा नहीं है, 1303 के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। इतना ही शासनकाल चला था इनका। तो रतन सिंह जी का जो शासनकाल था वो क्या है, बहुत पहले का है, जबकि पद्मावत जो किताब है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में शेरशाह सूरी के शासनकाल में लिखी थी। ठीक है। फिर लिखिए चिताई वर्ता। चिताई वर्ता किसकी किताब है? नारायण दास की। चिताई वर्ता नारायण दास। ये वो आपको किताबों के नाम बता रहा हूँ जहाँ से रतन सिंह जी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर लिखिए दोस्तों पद्मनी वर्णन। वो पद्मावत है, ये पद्मनी वर्णन है। पद्मनी वर्णन किसकी किताब है? तो हाजी उद्दवीर की किताब है। याद रखना, पद्मनी वर्णन हाजी उद्दवीर की किताब है। गोरा बादल चौपाई किसकी किताब है? तो वो है हेमरतन सूरी जी की किताब है। ठीक है। और पद्मनी चरित्र, वो पद्मनी वर्णन है और पद्मनी चरित्र अलग है, याद रखना। तो पद्मनी चरित्र लब्धो राय की किताब है।
फिर आती है खजाइन उल फतूह, ये है अमीर खुसरो की किताब। ये वो सब किताबें हैं जो रतन सिंह जी के और पद्मनी जी के बारे में क्या बताती है, ठीक है, उनके शासन की चर्चा करती है, ठीक है। अगर जैसे कि रिटर्न एग्जाम्स वगैरह होती है उसमें क्या है, हमें लिखने में काम आ जाता है कि रतन सिंह जी के बारे में हमें जानकारी के स्रोत वगैरह के बारे में लिखिए, तो आप सीधे ये लिख सकते हैं कि पद्मावत है, पद्मनि वर्णन है, कोरा बादल चौपाई है, पद्मनि चरित्र है, खजाइन उल फतूह है, ठीक है। खजाइन उल फतूह किसकी किताब है? अमीर खुसरो की किताब है। दोस्तों आपको लोगों को पता है कि जो कहानी तो आप लोगों ने फिल्म में तो आपने देखी होगी, 1303 और का जो समय था अलाउद्दीन ने यहाँ पे आक्रमण किया था, वो कारण क्या था आक्रमण करने की, तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन चाहता था कि हम वो अपने साम्राज्य का क्या करे, विस्तार करे, ठीक है। हर एक शासक चाहता है कि वो क्या है, अपने साम्राज्य का विस्तार करे, बड़ा करे उसको। तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति याद रखना। चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व, मतलब क्या है, चित्तौड़ व्यापारिक दृष्टि से और हर प्रकार की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट मानते थे, महत्वपूर्ण था कि चित्तौड़ में अगर अपन क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे तो हमारा व्यापार वगैरह है और अन्य जो हर मामलों में क्या है, हमें आगे हो जाएंगे। किसी कारण से चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व भी बहुत ज़्यादा था। सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न, ठीक है, ये समर सिंह जी ने क्या है उससे टैक्स वगैरह लिया था मगर उन्होंने देने से मना कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था यहाँ पे। और पद्मनी की सुंदरता, ठीक है, ये पद्मनी की जो सुंदरता के बारे में जो बात की गई है ये पद्मावत बोलता है, ठीक है। पद्मावत की जो किताब है वहाँ पे बोलता है कि पद्मनी की सुंदरता के कारण अलाउ ने क्या है यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है। बल्कि बाकी वो 4 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पद्मनी की जो सुंदरता है वो सिर्फ पद्मावत में ही लिखी गई है कि पद्मावत के अनुसार अलाउ ने पद्मनी की सुंदरता के कारण यहाँ पे आक्रमण किया था। 1540 में लिखी गई है, ठीक है। तो बहुत बाद में लिखी गई कुल मिला के। फिर देखिए दोस्तों 1299 का समय था, याद रखना कि 1299 क्या है कि गुजरात अभियान के लिए खिलजी की सेना जा रही थी। खिलजी की सेना क्या है, गुजरात अभियान के लिए जा रही थी। दिल्ली से गुजरात अपन जाते हैं तो बीच में क्या है आपके चित्तौड़ पड़ेगा, बीच में चित्तौड़ वगैरह पड़ता था, ठीक है। तो अलाउ की जब सेना जा रही थी तो उस समय क्या है रतन सिंह जी की इनकी जो सेना थी, ठीक है, उन्होंने उनको रोक लिया था, ठीक है, सेना को रोक लिया था। तो इसी कारण से क्या है उन्होंने आक्रमण किया था। मतलब कुल मिला के आपको मैंने वो पॉइंट बताए हैं जिससे क्या है अलाउ ने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है। पद्मनी जी की इनके के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनके जो है ना दरबार में, रतन सिंह जी के जो दरबार में तो काला चेतन या राघव चेतन नाम से एक ब्राह्मण थे, ठीक है। और ये क्या थे कि अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाते हैं, अलाउ के पास में जाकर पद्मनी की सुंदरता का बखान करते थे हैं कि पद्मनी जी के बारे में क्या है बात बताते हैं कि पद्मनी जी क्या है, बहुत सुंदर है। ये पद्मावत के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैसे आप लोगों ने कहानी वगैरह समझी, ये कहानी वगैरह देखी भी है। तो राघव चेतन क्या करते हैं, अलाउ के सामने जाके पद्मनी के बारे में बताते हैं और बाद में क्या है कि ये अलाउ यहाँ पर आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए रतन सिंह से मत अभी राघव चेतन वहाँ पे जाता क्यों है, तो क्यों जाता है कि राघव चेतन और रतन सिंह के बीच में मतभेद हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई बातचीत होते वो ना मतभेद होने के कारण जो राघव चेतन है वो रतन सिंह के दरबार से खिलजी के पास में चला जाता है, ठीक है। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने धोखे से आक्रमण किया था यहाँ पे। और युद्ध में रतन सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। केसरिया क्या होता है कि अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए जो राजपूत जो होते हैं वो युद्ध में शामिल होते हैं। वो बोलते हैं कि अब क्या है कि मैं अपनी मान मर्यादा को बचा के रहूँगा। तो उसमें क्या है उसको केसरिया बोलते हैं कि या तो वो खुद मर जाएंगे इसमें अपनी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए, ठीक है, या सामने वाले दुश्मन को मार देंगे। तो अपने यहाँ पे केसरिया कलर का एक काना कपड़ा बांधते हैं, ठीक है। वो तो युद्ध में रतन सिंह जी के नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया हुआ था और पद्मनी जी के नेतृत्व में जौहर हुआ था, ठीक है। जौहर क्या होता है कि जो एक आग का कुंड होता है उस कुंड में क्या है जो जो स्त्रियाँ होती है वो क्या है अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए कूद जाती है, ठीक है। तो मगर एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, शाखा क्या होता है, तो शाखा का मतलब होता है दोस्तों जब एक किसी युद्ध में केसरिया और जौहर जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया वो दोनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शाखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेवाड़ का पहला शाखा था, याद रखना। मेवाड़ का सबसे पहला शासन ये शाखा कौन सा था, वो कौन सा था, रतन सिंह जी का वाला, ठीक है। जबकि राजस्थान का पहला शाखा कौन सा था वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे, रणथंभौर वाला था, 1301 में रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है।
ये राजपूताना का सबसे बड़ा जौहर था। याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा जौहर ये था। 1600 स्त्रियां क्या है अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हवन कुंड, ये अग्नि के कुंड में कूद जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मेवाड़ का पहला शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। आई होप आपको मेरे इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ इसको समझिए बस, और कुछ नहीं। कहानी को एक फिल्म के रूप में समझिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है यहाँ पे जब आक्रमण किया, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आक्रमण करने के बाद में इस क्षेत्र का जो नाम था, ठीक है, जो चित्तौड़ का जो नाम था वो खिजराबाद कर देता है, क्योंकि इनके जो बेटे थे उनका नाम था खिजर खां था। ठीक है, तो अपने बेटे को यहाँ पे बिठा देते हैं और अपने बेटे के नाम पर इसका नाम क्या कर देते हैं? खिजराबाद कर देते हैं। ठीक है, किले की तलहटी में एक मकबरा बनाता है, किले के पास में एक मकबरे का निर्माण करता है, वहाँ पे एक अभिलेख खुदवाता है और फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, वो एक फारसी भाषा में लिखा हुआ था। इस अभिलेख में खिलजी को सूर्य ईश्वर की छाया और मानवता का रक्षक बताया है। क्या बताया है? सूर्य ईश्वर की छाया और मानवता का रक्षक बताया है। ठीक है, याद रखना। तथा इस अभिलेख को खिलजी को सिकंदर सानी बताया है। खिलजी को इसमें क्या बताया है? सिकंदर सानी, मतलब सिकंदर के समान। ठीक है, तो सिकंदर कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, जो किससे युद्ध करता है? पोरस के साथ में युद्ध करता है ना, झेलम नदी के किनारे, वो वाले। तो सिकंदर सानी के रूप में बताया कि मैं क्या हूँ? सिकंदर के समान हूँ, कि मैंने भी क्या है, दुनिया को जीतने का मेरा भी क्या है, ख्वाब है। ठीक है, तो एक मकबरे के पास में यह अभिलेख में खुदाया है जिसमें ये बात लिखी गई है। इस युद्ध में क्या है दोस्तों, एक चीज़ और है, याद रखना कि सिसोदा जागीर के जो जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह जी, तो लक्ष्मण सिंह जी भी क्या है, इस युद्ध में अपने पुत्रों के साथ में मारे जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के वंशज का था हमीर सिसोदिया, जो क्या है आगे जाके आपके राणा शाखा की नींव यहाँ पे रखेंगे। याद रखना। तो अब यहाँ इसका कुल मिला के क्या है कि चित्तौड़ पे किसका शासन चल रहा है? अलाउ के बेटे ने यहाँ पे क्या है बैठ गया, खिजराबाद नाम रख दिया गया। ठीक है, रतन सिंह जी रावल शाखा के अंतिम शासक थे, ये आपको लोगों को पता चल गया। युद्ध के बाद में क्या है, खिलजी अपने पुत्र खिलजी शाह को चित्तौड़ का अधिकारी नियुक्त कर देता है और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है। लौट जाने पर खिलजी चित्तौड़ का अधिकारी सोनगरा चौहान मालदेव मूछाला को नियुक्त कर देता है। क्या है कि खिजर खां क्या है बाद में लौट जाते हैं, पहले खिजर खां बैठे थे, बाद में क्या खिजर खां लौट जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, उनके बस की बात नहीं होती कि तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो खिजर खां लौट जाने के बाद में खिलजी जो है वो चित्तौड़ का जो अधिकारी है वो मालदेव मूछाला को नियुक्त करते। बड़ी बड़ी मूछें थी उनको, तो मालदेव मूछाला को नियुक्त कर देते। और मालदेव के बाद में क्या है, जय सिंह जी के है मालदेव के पुत्र थे, वो बैठ जाते हैं। ये मालदेव ग्रीष्ममेल वाले ये नहीं है, ये मालदेव दूसरे है। ठीक है, सोनगरा चौहान थे ये। तो मालदेव के बाद में जय सिंह जी बैठ जाते हैं। ठीक है, 1326 में क्या होता है, जय सिंह के बीच में और लक्ष्मण सिंह जी जो क्या है ये 1303 में ये युद्ध में जो मारे गए थे उन्हीं का पोता होता है राणा हमीर, उनके बीच में लड़ाई होती है। उस आक्रमण में जय सिंह जी क्या होते हैं, हार जाते हैं और चित्तौड़ का शासक कौन बैठ जाता है? राणा हमीर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को रावल शाखा के बारे में कुल मिला के समझ में आया होगा कि रावल शाखा कैसे, अंतिम शासक कौन थे? रतन सिंह जी। ठीक है, और अब कौन सी शाखा शुरू होगी? तो राणा शाखा। ठीक है, तो ये था हमारा मेवाड़ का पहला सेशन। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। ठीक है, मालदेव सोनगरा मूछाला ये सब मैंने आपको कहानी के रूप में पहले ही समझा दिया। ठीक है, ये तो नोट्स है आप लोगों को, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। और हम रावल शाखा को हमने ख़त्म कर दिया है, अब राणा शाखा की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।